अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं बहुत काफ़ी बहुत टाइम के शुक्रिया। बाद सर। कुछ देर के बाद जी जी। बिल्कुल। और सर आज हम आपसे समझना चाहेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है असल में, और क्या सिर्फ पैसे मांगना ही कामयाब फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए? असल में वो भी कामयाब तो नहीं है। अब मुझे किसी ने बताया कि 16 बिलियन हमें जून 2023 में सिर्फ डेट रिली अपना पे करनी पड़ेगी। तो वो भी कामयाब नहीं है। लेकिन लेट्स गो थ्रू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, कहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से मेजर गलतियां की हैं जी। और उसका खमियाजा हम उठाते रहे हैं। ठीक है। ठीक। देखें, अगर हम शुरू करें कि पाकिस्तान वजूद में क्यों आया। पाकिस्तान वजूद इसमें इसलिए आया कि मुस्लिम लीग और उनके जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने 1937 के बाद कहना शुरू कर दिया कि एक यूनाइटेड इंडिया में जो है मुसलमान, वो हमेशा के लिए नस्तो नाबूद उनका हो जाएगा। दे विल बी ऑब्लिटरेटेड, मैंने अपनी जनाली किताब में कोट किया है। एंड इस्लाम विल बी एनहाइलेटेड। एनहाइलेटेड, ऑब्लिटरेटेड का मतलब ये है कि बिल्कुल निशान ही मिट जाएगा। हम्म। तो इस बुनियाद पे उन्होंने 7 साल कैंपेन करके मुसलमानों के अंदर एक डर कि यूनाइटेड इंडिया में हमेशा के लिए हम बस वी वुड बी रिड्यूस टू नथिंग, ये वाली बात करके तो मुल्क बना। अब जब मुल्क बन गया तो उसके दो पार्ट्स बने ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे ही मुसलमान मेजोरिटी में थे। अब आप अगर देखें, जो बॉर्डर बने इंडिया के साथ रेड क्लिफ लाइन के, तो वेस्ट पाकिस्तान जो बना, उसके मेजर शहर 47 में कराची एक था बड़ा शहर, और उसके अलावा जो बड़ा हिस्टोरिकल शहर था वो लाहौर था। और लाहौर सिर्फ 18-20 किलोमीटर्स फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर। आप इसी बॉर्डर के साथ चलते आए तो सियालकोट भी 20 किलोमीटर, सामने जम्मू नजर आता है, मैंने तो खुद जाके देखा हुआ है। गुजरांवाला अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर। गुजरात भी, ये सारे पंजाब के शहर जो हैं वो एक लैंड वॉर में, हाँ जी, टैंकों की वॉर में, जो अब आजकल शायद ऐसे मुमकिन नहीं है जबकि न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए शुरू पहले दिन से द प्रॉब्लम वाज कि ऐसे मुल्क को डिफेंड हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की जो 10 साल में इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि हिंदू हमें बसने नहीं देगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, जब दो स्टेट्स बन गई तो वो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि अब हमारी इस पाकिस्तान को कायम रहने के खिलाफ इंडिया जो है और हिंदू राज, ये हमेशा कंस्पिरेसीज करते हैं। तो ये मैंने जो आपको बता रहा हूँ, ये आप मेरी गैरिजन स्टेट किताब पढ़ लें और जिना साहब वाली किताब पढ़ लें। ऑल द डिटेल्स आर देयर, नथिंग टू रियली वंडर कि ये ऐसे है या नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे है। सो तो हुआ क्या कि पाकिस्तान के पास तो अपने सोर्सेज नहीं थे। अगर आपने अपने आप को एक आर्ममेंट और ये सारी चीजें तैयार करनी है, इंडिया के पास फिर भी बहुत ज्यादा थी हमसे। 3-7 की प्रपोर्शन से वो डिवाइड हुई थी ना ब्रिटिश एसेट्स जो हैं। तो आर्म्स भी इस तरह ही हुए थे। तो इन्होंने फिर पाकिस्तान बनने से पहले कायदे आजम ने मिस्टर इस्फहानी जो थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इनके बड़े करीब थे, उन्हें भेजा वॉशिंगटन डीसी ये कहने को अमेरिकन को कि आप हमें वजूद में आने दें पाकिस्तान को, हम आपके लिए कम्युनिज्म को रोकने के लिए अपना वो फ्रंट लाइन स्टेट का रोल प्ले करेंगे। और मिडिल ईस्ट में जहाँ पे आपके ऑयल इंटरेस्ट हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो वहाँ पे भी हमारी फौजें आपको सर्व करेंगी कि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस वहाँ ना बढ़े। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तो पाकिस्तान ने एक तो एंटी इंडिया, रियल और इमेजिन्ड दोनों चीज़ें कहनी चाहिए ना। रियल जी। होता है कि वाकई थ्रेट होती है, इमेजिन्ड हम्म। होता है कि यू कैन इमेजिन एनीथिंग। अगर आप और मैं ये
इस शक में पड़ जाए कि आरजू ऑलवेज इंटरव्यूज मी टू इंसल्ट मी, लेट्स से, हम्म, तो इंटरव्यू का नेचर बदल जाएगा, हम हमेशा झगड़ा करेंगे, क्यों जी? बिल्कुल। ऐसे जी ही होता है ना। जी तो जी जी। यू मे वांट टू डिस्कस इन ऑल सिंसियरिटी, हम्म, लेकिन मेरे दिल में अगर शक हो कि आरजू इज आफ्टर रनिंग मी डाउन, तो उसका कैरेक्टर बदल जाएगा। इसलिए इमेजिन अपनी जगह होता है, हकीकत अपनी जगह होती है। हकीकत तो ये है कि हिंदुस्तान के लीडर्स ने वाकई ये कहा था कि पाकिस्तान नहीं चल सकेगा और ये वापस आ जाएंगे। लेकिन ये तब की बात है जब ये पाकिस्तान बना था और सबको नजर आ रहा था ना इनके पास रिसोर्सेज हैं, और इनके दो दूर दूर जो बने हैं उनको ये कैसे मैनेज करेंगे। तो उनका वो कहना जो है, वो कोई उनकी पॉलिसी नहीं बना। ठीक है, उनके मिलिट्री एक्शन भी हुए क्योंकि हम कश्मीर में पंगा ले रहे थे, ये भी लोग कहते हैं जी 50s में उन्होंने मिलिट्री एक्शन किए। द क्वेश्चन इज व्हाई डिड दे डू इट? बिकॉज हम्म, हम कश्मीर के अंदर वो सारा कुछ कर चुके थे अपने मुजाहिदीन भेज के, और वो फिर झगड़ा होता था उसकी इशू के ऊपर। एनी हाउ, लेट्स से द इंडियन थ्रेट वाज देयर। उसको मीट करने के लिए व्हाट सोर्सेज कैन यू यूज? गो आउट इन द वर्ल्ड एंड ट्राई टू गेट आर्मामेंट। तो अमेरिकन ने 51 में थोड़ी सी हमें मदद दी। पहले तो पाकिस्तान पे उन्हें शक ही था। फिर जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, ना अमेरिकन ब्लॉक ना सोवियत ब्लॉक के साथ हम नत्थी होंगे, तो तब पाकिस्तान की वॉशिंगटन में बातें सुननी शुरू कर दी लोगों ने कि हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है। तो 51, उसके बाद दो मिलिट्री पैक्ट हुए 54 में और 59 में। साथ साथ पाकिस्तान ने दो रीजनल पैक्ट्स में भी, जो वेस्टर्न पैक्ट्स थे अगेंस्ट कम्युनिज्म, उसका मेंबर बन गए। यानी ये क्या कहते हैं, मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया के अंदर हम सेंटो के मेंबर बन गए। सेंट्रल, वो क्या है, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे करके है, सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में हल इस किस्म का नाम है। और इधर हम साउथ ईस्ट एशिया की सीएटो में, साउथ ईस्ट एशिया के ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में भी मेंबर भी बन गए अगेंस्ट कम्युनिज्म उस दौर में। तो हमें आर्मामेंट भी मिली। लेकिन अमेरिकन के मैंने फिर वो कोट किए, बाय 59 दे रियलाइज कि ये पाकिस्तानी बड़े चालाक हैं। हमें कहते हैं कि अमेरिका के लिए आपके कम्युनिज्म के खिलाफ हम आपके लिए फ्रंट लाइन स्टेट है, लेकिन एक्चुअली दे वांट द आर्म्स विज़-वी इंडिया। ये आप याद रखें। उसके बाद हमने उसी, जो उनकी पॉलिसी सोच थी वही हुआ। 65 में हमने उनके आर्म्स, जो ट्रीटी में लिखा हुआ था, ट्रीटी एक होती है, उसके बाद एक होता है मेमोरेंडम, उसमें लिखा हुआ है कि दीज आर्म्स आर नॉट टू बी यूज्ड इन अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। वो हमने रन ऑफ कच्छ में 1965 में इस्तेमाल कर दिए। बाद में जब 65 की वॉर खुल के हुई, हमने वो क्या कहते हैं, कश्मीर में अपने मुजाहिदीन भेज दिए थे ना अगस्त में। जी। तो 6 सितंबर को फिर इंडियन फोर्सेस ने लाहौर क्रॉस किया, सियालकोट की तरफ आए। तो इधर जब हुई जंग तो हमने सारे अमेरिकन वेपन्स इस्तेमाल किए, जिसके बाद अमेरिकन हमसे नाराज हो गए। उसके बाद बिकॉज ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो, ये उनकी एक वो तुरप चाल कहना चाहिए कि उन्होंने कहा कि अमेरिका से तो हम अब उम्मीद नहीं रखते, तो लेट्स गो टू चाइना, क्योंकि चाइना और इंडिया की जंग हो चुकी थी। तो सेकंड फेज में हम चाइना के साथ इंडिया के खिलाफ अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने फियर्स को बैलेंस करने के लिए हम चाइना की तरफ गए। उसके बाद 71 वॉर हुई जिसमें ईस्ट पाकिस्तान भी चला गया। तो हमारी पॉलिसी ये बनी कि देखें, हम कहते थे कि इंडियंस कभी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये इसका प्रूफ है। लेकिन वहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि हमने अपने ईस्ट पाकिस्तानी ब्रेदरन को इतना मिसट्रीट किया कि आखिर हम्म, वो हमारे खिलाफ। और अगर इंडिया ने इंटरवीन किया, किया बिल्कुल किया, तो तब उस मौके पर किया जब नजर आता था कि ईस्ट पाकिस्तान डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हम्म, उससे पहले 65 वॉर हुई थी, हम्म, और अगर इंडियंस चाहते, इधर भी वो लड़ रहे थे, दे कुड जस्ट वॉक इनटू ईस्ट पाकिस्तान। दे डिड नॉट।
क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है, चालाक जरूर होना चाहिए और वो हैं भी, लेकिन हम बेवकूफ बहुत हैं साथ साथ। तो खैर उसके बाद जो डॉक्ट्रिन बना वो ये था कि इंडिया इज अगेंस्ट अस, इस्लामिज्म पे जोर दो। जब हम इस्लामिज्म की तरफ आए तो उस जमाने में ईरान और सऊदी अरेबिया का झगड़ा चल रहा था। तो क्योंकि ये पाकिस्तान मेजॉरिटी सुन्नियों की है, इनकी ओरिएंटेशन सऊदी अरेबिया से हो गई। और फिर जो हमारी शिया मिनॉरिटी है और जो यहाँ पे सुन्नी है, उनके वो टेररिज्म भी हुई। ऑब्वियसली द शियाज आर मिनॉरिटी, दे कुडंट फाइट आउट द वे ये जो बाकी सऊदी सपोर्टेड यूनिट्स थे। हाँ जी, जा वो क्या कहते हैं, लश्कर जंगवी और इस किस्म के बेतहाशा उधर से उन्होंने भी बनाई, लश्कर पता नहीं क्या मोहम्मदी और ये और वो, ये शियाओं ने भी बनाई, बट नो चांस, बिकॉज सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क है ये। अच्छा, ये पीरियड में हमने अपना वहां से पैसे सऊदीया से लिए और फिर हम अफगान जिहाद में घुस गए, अमेरिकन पैसों के जरिए, सऊदी पैसों के जरिए हमने पैसों के लिए ये सारी जंगें की। तो अब आप देखें पाकिस्तान ने अपने आप को इन चीजों में इन्वॉल्व किया ओनली विद द होप कि हम इंडिया को काउंटर करने के लिए ये सारे मूव करें, पैसा भी आता रहे और आर्म्स भी आते रहे। समझ गए आप? जी। और फिर जब न्यूक्लियर वेपन्स दोनों के पास आ गए तो अब ये है कि पाकिस्तान आर्म्स रेस में इंडिया का तो साथ दे नहीं सकता। इकोनॉमी हमारी तबाह हो चुकी है, बिल्कुल तबाह है। मुझे रोज खबरें लाहौर से, इस्लामाबाद से, जितने भी मेरे दोस्त हैं बताते रहते हैं, वी आर इन अ वेरी बैड शेप। और वो उधार लेने का जो रिवाज है वो कम नहीं हुआ, वो इतना बढ़ गया कि जून नेक्स्ट ईयर तक $16 बिलियन मेरे ख्याल वी हैव टू रिटर्न, जस्ट जो डेट्स हैं। जी। तो अब आप देखें 47 से लेके और अब तक हमने एंटी इंडियन स्टांस की वजह से इस किस्म के फैसले किए हैं। तो अगर कोई मुझे पूछे कि अब पाकिस्तान को इन चीज़ों से आज़ाद करा के कौन सा तरीका आगे है, तो आई वुड से नेगोशिएट विद इंडिया एंड नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया। तो सर हमने मेरा तो तो वही किया ना। सर हमने तो वही किया, वो जैसे कहते हैं कि दीवार पे सर मारे तो दीवार को तो कुछ नहीं होता, अपना ही सर फूट जाता है। तो हमने कोई जो इसी किस्म का काम किया अपने साथ। बिल्कुल ऐसे किया है, क्योंकि आप देखें एयर मार्शल असगर खान की किताब आप पढ़ लें, मैंने उन्हें कोट जी। किया। उन्होंने कहा सारी जंगें इंडिया के खिलाफ हमने शुरू की हैं हम्म। और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम्म। तो आप जंगें भी उनसे करते हैं जिनसे आप कहते हैं हमको डर है। तो अगर डर है तो जंग तो नहीं ना आदमी शुरू करता, डिफेंसिव होता है। हमने जंगें शुरू की, लेकिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि जी हम सो रहे थे तो 6 सितंबर को इंडियन फोर्सेस ने चालाकी से ये अच्छा, ये बात ये है कि बात तो सही है कि हम सो रहे थे, मैं अपनी छत पे सो रहा था लाहौर में और हमारे सारी आर्मी वाले पीटी कर रहे थे, इनको पता ही नहीं था कि इंडियन आ गए हैं। लेकिन उससे पहले इन्होंने कश्मीर में जो पंगा लिया था, तो वो मैंने मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, जो जिन्होंने ये वो ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन वो क्या था, एक और भी उसका पोर्शन था यार, वो लिखते हैं कि जब ये भुट्टो साहब ने हमें कहा कि भाई हम कश्मीर में करेंगे तो इंडियंस कभी ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, कश्मीर का तो डिस्प्यूटेड है। तो मैंने उसने कहा कि मैंने तब भी कहा था कि अगर दुश्मन के गले में आप छुरी मारेंगे तो वो आपके पेट में क्यों नहीं मारेगा। लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर हमारे और वो जो फॉरेन ऑफिस है अजीज अहमद, इन्होंने कहा जी इंडिया तो क्रॉस ही नहीं कर सकता पाकिस्तान का बॉर्डर, इसलिए ये सोए हुए थे हम लोग। मगर क्योंकि सर हमें, ये जी। मैं बात कर रहा हूं कि एज आर्मी स्ट्रेटजी इनके पास कोई सोच नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे लीडर्स ये जो होते हैं अपना सिविलियन लीडर और हमारे मिलिट्री लीडरशिप, ये टेक्टिकल लेवल के वो हैं लीडर्स। टेक्टिकली ये इंडिया को
कारगिल कर दिया, हाँ जी। और कारगिल के बाद समझ नहीं आ रही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम क्या बताएं कि हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर तो फैसला कर चुके हैं कि हम अमन में रहेंगे, तो हमने ये क्यों शुरू किया? हम्म, तो तब इन्हें मुसीबत पड़ गई दुनिया के अंदर, और फिर नवाज शरीफ को भेजा कि माफी हमारे, किसी तरीके से हमें बचा लो। ऑफ कोर्स मुशर्रफ डजंट एक्सेप्ट इट, बट दैट्स अ हार्ड फैक्ट। तो हमारी हमारी हरकतें जो है ना, कभी तो उन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तान को इस मजबूरी में लाना था। हमारी फॉरेन पॉलिसी इज इंडिया फिक्सेटेड, कश्मीर फिक्सेटेड। इंडिया के साथ ना आप जंग जीत सकते हैं, ना इकोनॉमिक कंपटीशन में आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। कश्मीर जो उनके पास है, उन्होंने 1 इंच पहले भी नहीं दिया और अब भी नहीं देना। जो हमारे पास है, अगर हम इसको ही अपना मान लें और इस हकीकत को लेके आगे चलें, तो सब चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। और टेररिज्म की जो भी आप देखें ना, कहते हैं लोग कि अभी भी जो मिलिट्री के फैसले जो हैं वो बिल्कुल प्रोवोकेटिव ही हैं, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम बिकॉज इट्स टू अर्ली टू से कि ये नई लीडरशिप क्या करेगी। हाँ जी। जी लेकिन पूरी फॉरेन पॉलिसी का मैंने आपको जो है ना, बिल्कुल। असल में फॉरेन फॉरेन पॉलिसी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स, बट नॉट जस्ट अ रिफ्लेक्शन, कनेक्टेड होती है। क्योंकि इसी आइडियोलॉजी पे इंडिया की तकसीम हुई, वही फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोर बना के इंडिया इज आफ्टर अस। मगर और सर फॉरेन पॉलिसी सर बाकी कंट्रीज की जो हमें नजर आती है, चाहे वो भारत हो या कोई भी दूसरी कंट्री, वो हमें ये दिखाई देती है कि वो दूसरी कंट्रीज के साथ टर्म्स अच्छे होते हैं, वहां से बिजनेस आता है, वो लोग हाँ, बात करते हैं एजुकेशन पे, वो बात करते हैं फूड शॉर्टेज पे, वो अपने लोगों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ करते किस्म हैं। की फैसिलिटीज की बात करते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ सबसे अच्छी यही समझी जाती है कि अगर किसी से कुछ पैसा मांग के ले आए। और वही है ना। भुट्टो साहब, सर भुट्टो साहब का भी जो है वो ये कंट्रीब्यूशन समझा जाता है कि उनकी, वो भी एज अ फॉरेन मिनिस्टर जब काम कर रहे थे, तो वो भी कोई खास अच्छा नहीं नहीं चला पाए कंट्री को। बहुत से लोग तो ये एतराज भी करते हैं कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में शराब बंद कर दी कि जी इलीगल है, जबकि खुद वो शराब पीते थे, और दूसरे लोगों के लिए उन्होंने जब बैन कर दी। ये भी कुछ लोग आजकल एतराज कर रहे हैं। ये लोग जो इतराज करते हैं वो मुनासिब है, हम्म। क्योंकि भुट्टो साहब ने खुद कहा है, मैंने तो आई आई वाज देयर, कि मैं पीता हूँ, लोगों का खून नहीं पीता, शराब, मतलब ये उन्होंने खुद एडमिट किया हम्म। हुआ है। तो फिर तुम्हें बैन करने की क्या जरूरत है? हाँ, जियाउल हक बैन करें तो आई कैन अंडरस्टैंड, व्हाई डिड यू हम्म, हैव टू डू इट? बिल्कुल। रेसिंग भी इन्होंने बैन कर दी। और अब जरा सुन लेना, हमारी किसी भी एक लफ्ज है प्लेजर, जी। हाँ जी, हम्म। वो हर प्लेयर जो है वो हमारी हम्म। ममनू है। हाँ, आप बिल्कुल। पोएट्री लिखें तो उसके ऊपर भी ये सेंसरशिप ले आते हैं। हाँ, हमारे जो लीडिंग पोएट्स हैं उनके साथ हाँ, जो हरकतें हुई हैं, वी ऑल नो दैट। और म्यूजिक भी कहते हैं ये कि हाँ, इस्लाम में हराम है। हालांकि कवाली जो है वो चलती है, वो कम से कम अहले सुन्नत में चलती है। और शिया जो है वो जो मजलिस पढ़ते हैं तो वो बड़े हाँ, उसमें पढ़ते हैं। तो रिदम में लोग, होते हैं, बिल्कुल। जो आर्ट है ना, आर्ट कैन नॉट बी किल्ड बाय हम्म। आइडियोलॉजी। तो मजहब के तरीके से वो शियाओं ने अपना तरीका ढूंढ लिया है, तो सर इन्होंने तो सुन्नियों जो ने चीज भी इंसान को खुश कर सकती है उसको हराम करार दे दिया है। वो सबको हराम करा दिया। तो मैंने एक महफिल में, मुझे याद है इस्लामाबाद में कह दिया था, मैंने कहा यार आप ये हमें बताएं कि कोई ऐसी भी चीज है प्लेयर वाली जो मैं एंजॉय करूं और मुझे कोई बैड कॉम्प्लेक्स ना हो। तो वहां पे एक इस्लामिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप 4 निकाह कर लें। तो हम दिस दिस वहां पे बहुत क्या कहते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी हुआ, और आई ऑल्सो एंजॉयड इट, कि दे इवन, डू हैव हर चीज बिल्कुल। की हर चीज की काउंटर आर्गुमेंट उन्होंने बनाई हुई है। सर लेकिन वो इवन, आर्गुमेंट, हाँ, हाँ, सर इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैंने अपनी जो हमारी वो इस्लामियत की क्लास भी हुआ करती थी, तो मैंने अपनी टीचर से कहा कि क्या वजह है कि जब हम फिल्म देखते हैं तो हम पूरी रात जाग लेते हैं, हमें तो नींद नहीं आती, लेकिन अगर वो जैसे कहते हैं ना कि वो शबे बारात है या कुछ और है, जागने वाली रात है, मैंने कहा मुझे तो शुरू से ही नींद आ जाती है। तो वो कहने लगी वो असल में फिल्में जो हैं वो कांटे हैं, तो कांटों पे तो नींद नहीं आती, तो बाकी आप इबादत करते हैं तो फूल नींद आ जाती है। मैंने कहा बस ठीक है, इसका मतलब मेरा कोई कसूर नहीं, मैं सो जाती हूँ।
तो उस पे उन्होंने मेरी अच्छी खासी खातिर की थी। लेकिन सर, लोग बदल रहे हैं, पाकिस्तान के लोग जो है उनकी सोच बदल रही है, वो सच को बदल जान रही रहे है, हैं, आपके जैसे लोगों बदल को रही है, सुनते हैं। लेकिन बदल रही जिनके है। हाथ में पावर है, जो हाँ, मुल्क को चला रहे हैं, वो वैसे के वैसे हैं, उनको कैसे असल बदला में जाए? उनका वो क्या कहते हैं ब्रीफ, उनको तैयारी ऐसे की गई है। हमारा मिलिट्री डॉक्ट्रिन भी वही है, हमारी एजुकेशनल पॉलिसी में भी ये नफरतें हैं। और इसके ऊपर कई किताबें आ चुकी हैं। रुबीना सहगल साहिबा थी मरहूम, हम्म, उन्होंने लिखा था। और डॉक्टर नैयर और अहमद सलीम की किताब भी है। और अकबर जैदी ने भी इस पे लिखा है कि ये हमारा जो निसाब है, इसमें स्वाय नफरतों के और कुछ नहीं है। के अजीज की किताब है द हम्म, मर्डर ऑफ हिस्ट्री, आप पढ़ लें। जी। उन्होंने भी कहा है कि ये जो इल्ज़ाम तराशी है वो बेबुनियाद है। हम्म, अंग्रेजों ने अगर कोई जुल्म किया है मुसलमानों पे, तो 87 के वो जो था ए, गदर, उसमें हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों को तो, मुसलमानों को तो अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, क्योंकि कांग्रेस में और हिंदू मेजॉरिटी को कॉर्नर करने के लिए। तो ये पाकिस्तान के सबसे मशहूर अर्ली हिस्टोरियंस के हम्म, अजीज साहब ने आखिर में ये मान ला। पहले उनकी किताबों में वो इसी किस्म का मर्डर ऑफ हिस्ट्री होता रहा है, लेकिन आखिर में उनका ज़मीर जागा और उन्होंने अपनी किताब में ये सारा कुछ कह दिया। तो पाकिस्तान का, देखें आपने बात, असल में वो क्या कहते हैं, मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान में लोग सोचने वाले नहीं है, उनके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, सब कुछ है। बात यह कि जिनके पास पावर है, वो आप आयशा सिद्दीका की जो किताब है वो पढ़ लें कि इतनी ज़्यादा इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट है इनकी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की। ये अब वो क्या कहते हैं, कोई मुझे बता रहा था, एक तो ये हाउसिंग सोसाइटीज में बहुत माल इनका बना है। हम्म, और फिर इनको नजम सेठी का मैं एक सुन रहा था, करण थापर को इंटरव्यू, के पाकिस्तान ने एक अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है जिसके तहत जितनी जमीन चाहें वो अपने अफसरों को दे देते हैं, जो इंडिया में नहीं होता। हम्म, इंडिया के अफसरों को रिटायरमेंट पे इस किस्म की पर्क्स नहीं मिलते जो हमारे यहाँ मिलते हैं। हालांकि ये एक ही आर्मी होती थी, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक मुल्क है, वहां पे सिविलियन सुप्रेमेसी है, बावजूद उनके बाकी कई प्रॉब्लम्स के। तो सर, जब भी तो उनकी इज्जत भी है ना, वहाँ के जो आर्मी के लोग हैं, उन्होंने जो हाँ, चीज कमाई है वो हमारे यहाँ नहीं है लोगों के पास, जिसे इज्जत नहीं, कहते हैं हमारे यहाँ। किस तरह से बात की जाती है, और अब तो खुल के लोग बोलने लगे। ये ऐसे ही है। अब आप भी बात ये कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और वी आर नॉट द ओनली टू। हम्म, जितने मुझे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे हम्म, पाकिस्तानी मिलते हैं वो सब इस चीज को मानते हैं। लेकिन जो लॉबी है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट की हम्म, और डीप स्टेट की और उनके पाले हुए जर्नलिस्टों की, जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, हम्म। वो लोगों के जहन को मजरूह करते रहते हैं। और क्योंकि उनके सर, अंदर जी, जी क्योंकि सर बाकी नफरत। कंट्रीज में, सर ये वही नफरतें फैला रहे हैं, क्योंकि सर बाकी कंट्रीज में सवाल उठाने की इजाजत है, हमारे यहाँ कोई सवाल उठाता है तो उसी को उठा लिया जाता है, उसके बाद यही तो उसके साथ मसला है, क्या होता है वो नहीं यही पता। तो मसला है, यही तो मसला है। आप कभी देखें इंडिया के अंदर राइट और रॉन्ग इतना हम्म, लिखा जा रहा है, क्रिटिसाइजिंग जवाहरलाल नेहरू ने कि हम्म, चाइना की पॉलिसी गलत थी और ये पॉलिसी गलत थी। पीपल आर ब्रिंगिंग आउट, हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने वाकई एक सेकुलर इंडिया की बुनियाद डाली, लेकिन ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग। कुछ चीजें उनकी बहुत, मैं समझता हूँ, बुनियादी तौर पे ठीक थी, कुछ गलतियां भी थी। तो वहां पे उनके जाके कोई उठा के तो नहीं ना ले जाते, बल्कि। बिल्कुल। और महात्मा गांधी के मुतलक भी बेतहाशा लिखा जाता है, हर एक के मुतलक लिखा जाता है। जो लेफ्ट के लोग हैं या सेकुलर हैं वो सावरकर के मुतलक लिखते हैं। देखें, जमहूरियत इंडिया है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। और उन्होंने 10 गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को इंटीग्रेट करके चलाने का तरीका भी ढूंढ लिया है। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने ब्राह्मण और दलित को वन वन वोट दे के पॉलिटिकली इक्वल कर दिया है। थियोलॉजी जो मर्जी कहती रहे, हम अच्छे भले जा रहे थे तो जियाउल हक ने आके औरतों के वो क्या कहते हैं विटनेस को आधा कर दिया, और ये कर दिया हम्म, और वो कर दिया। हमारे यहाँ रिग्रेशन की जो है ना अप्रोच, हम जाते हैं वापस टू द 7th सेंचुरी। नाउ आई टेल यू, 7th सेंचुरी में जो उन्होंने अचीव किया उस दौर में शायद बहुत काबिल तारीफ है।
लेकिन टाइम डज नॉट स्टॉप इन द 7th century. Since then, so many changes have taken place. So many changes. लेकिन अगर आप 21वीं सदी में पाकिस्तान को 7वीं सदी के मॉडल पे लाएंगे तो यही हाल होगा जो अब पाकिस्तान का है. आई एम सो सॉरी टू से. नहीं सर, अच्छा है आप कह रहे हैं, और आई विश के कोई सुने और इस बात को समझे, और अब पाकिस्तान को किसी तरीके से जो है एक सही ट्रैक पर लेकर आया जाए. एक बिल्कुल आसान ट्रैक है. देखिए, अगर आप पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस पे जाएं और वहां पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी जो है वो सब मुनासिब है कि हम अमन चाहते हैं, हम रीजनल पीस चाहते हैं, हम मुस्लिम ममालिक के साथ रिलेशनशिप, ऑल दीज आर अंडरस्टैंडेबल एंड रीजनेबल. बट द प्रैक्टिस बिल्कुल उसके बरक्स है कि रीजनल पीस के बजाय आप रीजनल वॉर्स करते रहे हैं. आप हिंदुस्तान के साथ ये जो है ना एक डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन में जो पड़ गए हैं, तो इंडिया को तो कुछ नुकसान हुआ ही होगा, लेकिन वो उसमें से निकल गए हैं. दे डोंट केयर एनी मोर अबाउट पाकिस्तान. है, बिल्कुल. हमारा सत्यानाश हो गया उसके अंदर. हम्म. तो अगर किसी ने अपने आप को करेक्ट करना है तो पाकिस्तान ने करना है. बिल्कुल, और हमने जो है दूसरों से सीखना है, बजाय इसके कि हम उनसे जलते रहे, जेलस होते रहे, उसके बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़े. बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन बड़ी किया. थैंक मेहरबानी, बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया. मच. थैंक यू थैंक फॉर यू टुडे. सर.